देखिए बेटा, असाइनमेंट डिस्कशन कर रहे हैं। सैटरडे को आपका टेस्ट है। इसका किसका टेस्ट है सर? ये जो सेकेंड असाइनमेंट मैंने भेजी इसका टेस्ट है। फिर एक टेस्ट मैं लूंगा वेडनेसडे को पूरी दोनों असाइनमेंट मिलाकर, ठीक है। तो देखो पार्ट 1 अभी हम करेंगे क्वांटम नंबर, पहले 1 से लेकर 37 तक। चलिए करते हैं। देखो दूसरा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या बताता है? फिर से देखो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या बताता है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर L। ये क्या बताता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल। और ये क्या बताता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये दो चीजें बताता है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ये बेसिकली क्या बताता है? साइज ऑफ शेल भी और साइज ऑफ ऑर्बिटल भी, दोनों ही चीजें बताता है। साइज ऑफ शेल, ऑर्बिट या फिर ऑर्बिटल। दूसरा ये क्या बताता है? अप्रोक्सीमेट एनर्जी ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन यानी एक से ज्यादा। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट एनर्जी बताता है किसकी? ऑफ स्पीशीज हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब हुआ? याद करो, हाइड्रोजन का जैसे कराया था तो आपको बताया था कि हाइड्रोजन जो है उसमें 3s 3p 3d तीनों की एनर्जी सेम होती है, ठीक है। एग्जैक्टली एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? एनर्जी किस पे डिपेंड करती है बताओ? एनर्जी डिपेंड्स अपॉन n प्लस l, ठीक है। एनर्जी डिपेंड किस पे करती है? n प्लस l पे, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये m, ये क्या बताता है? स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पेस। और इट वाज गिवन टू एक्सप्लेन ज़ीमान इफेक्ट। सर ज़ीमान इफेक्ट क्या सिलेबस में नहीं, मैं बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूं। अब देखो क्वेश्चन एक साथ देखते हैं। 2 एजीम्यूथल क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट, बताओ एजीम्यूथल किसके बारे में बताता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। कहां गया एजीम्यूथल? ये शेप ऑफ ऑर्बिटल। क्वेश्चन नंबर 4 एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल। एंगुलर मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? L पर। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से शेप कौन बताता है? शेप बताता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? साइज ऑफ ऑर्बिटल। क्वेश्चन नंबर 10 लोकेशन एज वेल एज एनर्जी, तो कौन बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या बताता है? लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद करो, यानी डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, इसलिए लोकेशन एज वेल एज एनर्जी कौन बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वेश्चन नंबर 10। फिर क्वेश्चन नंबर 15 ए स्टेटमेंट एंगुलर क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द साइज ऑफ ऑर्बिटल। एंगुलर क्वांटम नंबर कौन सा? इसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। तो ये साइज नहीं बताती 15 का। ए देखो ये क्या बताती है? शेप। दूसरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन एंड एनर्जी। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी तो बताता है लेकिन ओरिएंटेशन नहीं बताता। ओरिएंटेशन कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फिर देखो सी वाला ऑप्शन, तो ये भी गलत हो गया। सी वाला ऑप्शन पूछ रहा है कौन सा सही है? 15। तो सी वाला ऑप्शन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइन द शेप। भाई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर शेप डिटरमाइन नहीं करता। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या डिटरमाइन करता है? ओरिएंटेशन। फिर डी स्पिन क्वांटम नंबर, ये डी वाला सही है। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है? कि इलेक्ट्रॉन
क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, फिर देखो 38 भी इसी में आ जाएगा कि मल्टी इलेक्ट्रॉन में एनर्जी कौन बताता है, प्रिंसिपल एंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये देखो इतने क्वेश्चन जो हैं ये आपके हो गए। कौन कौन से हो गए? 2, 4, 5, 6, 10, 15, 38। ठीक, अब आगे चलते हैं भाई। देखिए, असाइनमेंट डिस्कशन में आपका साथ में रिवीजन भी होता है। और मैं करा भी आपको इस तरह से रहा हूं कि आपका रिवीजन हो। अब याद करो, नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल कितनी होती थी? n। यानी फर्स्ट शेल में एक सबशेल, सेकेंड शेल में 2 सबशेल, थर्ड शेल में 3 सबशेल। ठीक, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी होंगी? n²। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, तो बताओ ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2n²। समझे बात को? ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। अब समझो मैं क्या कह रहा हूं। मान लो 2 सेकेंड ऑर्बिटल ले लो, सेकेंड शेल ले लो। ठीक है, सेकेंड शेल में एक ऐसा होगा और 3 क्या होंगे? p। सेकेंड शेल में एक ऐसा होगा और 3 क्या होंगे? p। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8, यानी 2 × 2², 2n² आए। अब ये 8 आएंगे, ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं? 8। इसीलिए वर्ड क्या यूज करते हैं? मैक्सिमम। तो ये जब भी 2n² आ रहे हैं, यानी 2n² में से 8 में से 4 की स्पिन क्या है? क्लॉकवाइज, और 4 की स्पिन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि n² की स्पिन क्या होगी? क्लॉकवाइज। और n² की स्पिन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। यानी n² की स्पिन होगी +½ और n² की स्पिन क्या होगी? -½ ठीक है, इसी तरह आप देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल कितनी होती है? 2n+1। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल कितने होंगे? 2 × 2n+1। तो खुद देखो sp_d_f, इसमें ऑर्बिटल्स कितनी होती हैं भाई? l की वैल्यू 0, 1, 2, 3। ठीक, sp_d_f, तो s के लिए ऑर्बिटल 1, 3, 5, 7। ठीक, तो बताओ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं इसमें? 2, 6, 10, 14। अब 2 आएंगे तो उसमें से बताओ +½ कितने की होगी और -½ कितने की होगी? खुद बताओ। +½ इसमें कितने की होगी? आधों की। ये देखो s में 1 की +½ 1 की -½ p में 6 आ रहे तो 3 +½ 3 -½ d में 10 आ रहे तो 5 +½ 5 -½ f में 14 आ रहे तो 7 +½ और 7 -½ यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल। तो 2n+1 की स्पिन क्या होगी? +½ और 2n+1 की स्पिन क्या होगी? -½ ठीक है, ये आपको कई बार बता चुका हूं, कई बार आया है। अब चलिए हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, देखो 11, 13, 16,
23, 26, 28, 37। एक बार ये देखते हैं, ठीक है, एक एक करके। तो भाई 11th nth शेल KLMN, n की वैल्यू क्या हो गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो nth शेल यानी कौन सी शेल, फोर्थ शेल। तो क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ सब शेल इन nth शेल। तो टोटल नंबर ऑफ सब शेल इन nth शेल, तो बताओ फोर्थ शेल में कितनी सब शेल होंगी, 4 सब शेल, बस खत्म। अब देखो 13, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स कैन बी फिल्ड इनटू फोर्थ क्वांटम शेल। n बराबर 4 में ऑर्बिटल्स कितनी होगी, तो बताओ ऑर्बिटल्स कितनी होती हैं, n स्क्वायर यानी 16 ऑर्बिटल होंगी। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 32। ठीक है, अब देखो 16, 40 इलेक्ट्रॉन हैविंग स्पिन प्लस हाफ। तो 4d है, तो d कोई भी हो, d में बेटा ऑर्बिटल कितनी होती है, 5। तो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 10। तो देखो, और d में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। तो 5 की स्पिन क्या होगी, प्लस हाफ, और 5 की स्पिन क्या होगी, माइनस हाफ। बोलो भाई है कि नहीं। देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, और ये तो मैंने यहां भी लिखा, ये देखो कोई भी डी हो, 5 ऑर्बिटल होगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इतने, प्लस हाफ इतने, माइनस हाफ इतने। तो आप ऐसा करिए, ये जो मैंने लिखा है ये आप 16 के नीचे लिख लीजिए। ठीक है, देखिए 23 पूछ रहा है। 23 में ये बताओ, n बराबर 3 है, n बराबर 3 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिसका स्पिन क्या होगा, माइनस हाफ। तो बताओ n बराबर 3 है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, खुद बताओ, 2n स्क्वायर यानी 18 इलेक्ट्रॉन। 18 में से 9 इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होगी, प्लस हाफ, और 9 की क्या होगी, माइनस हाफ। भाई मैक्सिमम जितने भी आएंगे, ध्यान रखना वर्ड क्या यूज किया, मैक्सिमम। अगर मैक्सिमम ना हो, सपोज D3 ले लो, तो D3 में तो तीनों की स्पिन क्या होगी, प्लस हाफ, है कि नहीं। D3 ले लो तो D3 में तीनों की ही स्पिन क्या होगी, प्लस हाफ। सिंपल सी बात है। तो जब भी वो आए तो तुम्हें क्या याद रखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वो बात कर रहा है। अब देखो 26, अब पूछ रहा है 2p इलेक्ट्रॉन्स जिनकी स्पिन माइनस हाफ हो। ठीक है, तो खुद बताओ 2p, तो कोई भी p हो, फिर से वही बात, ये देख लो, कोई भी p हो, p में 3 ऑर्बिटल, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, 3 की स्पिन प्लस हाफ और 3 की स्पिन माइनस हाफ। खुद देखो, ये देखो 2p है, 3 की स्पिन क्या होगी, भाई इसमें क्या है, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, उसमें 3 की स्पिन प्लस हाफ और 3 की स्पिन क्या होगी, माइनस हाफ। ठीक, देखो 28, अब देखो 28 में क्या कह रहा है, n बराबर 6, l बराबर 2, यानी 6d में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो खुद बताओ, कोई भी d हो, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, कोई भी d हो, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10। तो बस खत्म। 29 देखो, maximum number of electrons in a subshell,
तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल कितना होता है 4n+2। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं 11 13 16 23 26 28 29 37 बचा 37 देखो, तो मैं ये एक बार हटा रहा हूं पूरा। ये हो गए भाई 37 देखो, पूछ रहा है nth शेल में, nth शेल यानी फोर्थ शेल, कितने सब लेवल, तो फोर्थ शेल में बताओ 4 सब लेवल्स होंगे। सब लेवल्स का मतलब क्या हुआ, सब शेल। ठीक, ऑर्बिटल्स कितनी होंगी, ऑर्बिटल्स कितनी होगी n² = 16 ऑर्बिटल्स, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 × 4²। बस ठीक, ये हो गया भाई। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं इसके फर्स्ट पेज पर ही। हमें करने हैं 17 21 चलो 20 देखते हैं पहले। 20 पूछ रहा है कि अगर m-1 है तो कौन सा गलत है। तो देखो एक एक करके देखते हैं। n = 3, n = 2, तो m क्या होगा, -2 से लेकर +2 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। दूसरा n = 1, l = 0 होगा, l = 0 तो m = 0 ही होगा, तो m कैन नॉट बी इक्वल टू -1, तो इसलिए ये सही आंसर है, क्योंकि l = 0 के लिए m क्या होगा, 0 ही होगा, m -1 हो नहीं सकता। तो 20 का आंसर क्या हो गया, बी। 22 देखो, कह रहा है स्पिन +½ है, तो +½ तो किसी की भी हो सकती है। मैग्नेटिक क्वांटम, सेम क्वेश्चन है, पूछने का तरीका अलग है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 है, तो किसमें नहीं हो सकता, खुद देखो। s p d f, l की वैल्यू 0 1 2 3, m की वैल्यू, इसके लिए केवल 0, -1 0 +1, -2 -1 0 +1 +2, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो बताओ m की वैल्यू -1 किसमें नहीं हो सकती, s ऑप्शन में, बस है कि नहीं भाई। m की वैल्यू 0 किसमें नहीं हो सकती, s ऑप्शन में। ये और ये देखो सेम ही सवाल है, पूछने का तरीका अलग है बस। 25वां देखो, देखो n = 6, m = 0 बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, p ऑर्बिटल। तो बात समझनी होगी, ध्यान से सुनिएगा। पहले इसको मैं आसान तरीके से चलाता हूं, फिर ओरल तरीके से चलाता हूं। इसे खट n = 6, 6p, तो जो 6p होगा, p के लिए क्या होता है 1,
तो 6p में 3 ऑर्बिटल होंगी, m क्या होगा -1 0 +1। तो पूछा है m बराबर 0, तो एक ही ऑर्बिटल हुई, बताओ बेटा 6p की m बराबर 0 वाली कौन सी ऑर्बिटल हुई, सिर्फ 1। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बताओ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एक ऑर्बिटल में कितने आ सकते हैं, 2। ये एक ऑर्बिटल है तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। ठीक, एक तो ये तरीका हो गया जो कि है बेकार तरीका। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, उसने बेसिकली आपको 3 क्वांटम नंबर दे दिए, कौन से, इसके बाद लिखो नोट। अगर उसने तुम्हें L दे दिया, L दे दिया, M दे दिया, यानी उसने तुम्हें क्या बता दी, एक ही तो बचा, कौन सा क्वांटम नंबर बचा, सिर्फ और सिर्फ स्पिन वाला क्वांटम नंबर बचा, मानते हो ये बात। और अगर उसने ये दे दिया तो केवल कौन सा क्वांटम नंबर बचा, बताओ, सिर्फ और सिर्फ कौन सा क्वांटम नंबर बचा, स्पिन वाला क्वांटम नंबर बचा। तो सिर्फ और सिर्फ अगर स्पिन वाला क्वांटम नंबर बचा, यानी तुमने अगर ये 3 क्वांटम नंबर दे दिए n, l और m, यानी यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली 1 ऑर्बिटल। तो कभी भी ये 3 क्वांटम नंबर दिए हो तो वो किसकी बात कर रहा है, उसने क्या स्पेसिफाई कर दिया, ऑर्बिटल स्पेसिफाई कर दिया कि यही वाली ऑर्बिटल। समझे ना बात को। देखो इसको कैसे हम जल्दी करते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो बेटा ये देसी तरीका है, ये स्मार्ट तरीका है। इसी में देखो क्विक वर्जन, अब जैसे 32 देखो, 32 देखो एक बार, 32 और फिर 31 देखो, 32, 31 और फिर 28। देखो 32 देखो, अब उसने तुम्हें इस बार क्या बताया, 32 में n, l और m बता दिया, यानी 3 क्वांटम नंबर अगर वो तुम्हें बता दे, पहले देखो स्मार्ट तरीका, n, l और m, यानी उसने क्या बता दी, वो किसकी बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटल की बात कर रहा है। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, 2। सर हमको ऐसे नहीं समझ में आया, चलो बेटा बड़े तरीके से देखते हैं 32, ये बड़े तरीके ऐसे समझे ना। जब भी वो n, l और m ये 3 क्वांटम नंबर दे दे तो वो किसकी बात कर रहा है, सिर्फ एक ही ऑर्बिटल की बात कर रहा है, लेकिन उसके लिए यही 3 क्वांटम नंबर होने चाहिए। फिर से देखो, पढ़ो 32, देखो n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर -1। मैं कह रहा हूं ये कुछ भी लिखा होता है, ये कुछ भी लिखा होता है, ये कुछ भी लिखा होता है, डज नॉट मैटर, एज लॉन्ग एज ये तीनों दिए हैं। यानी वो किसकी बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटल की। और अगर वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटल की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। चलो आपको करके दिखाता हूं, क्वेश्चन दिया क्या है, 3, 2, -1। तो 3, l बराबर 2, यानी ये बात किसकी कर रहा है, 3d की। तो m क्या होता है, -2, -1, 0, +1, +2। अच्छा एक बच्चे ने मुझसे व्हाट्सएप पे डाउट पूछा था, मैं आपको बताता हूँ डाउट। चलो भी बताता हूँ, m-1 तो केवल एक ही ऑर्बिटल है, बताओ। तो एक ही ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। एक ही ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। खत्म। तो इसके लिए ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन अपीयर। अब देखो 31 बताओ, बगैर कुछ करे 31 में भाई साहब ने क्या किया है, चारों क्वांटम नंबर बता दिए, n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर +2 और स्पिन भी बता दिया है। तो भाई मेरे चारों क्वांटम नंबर कितने इलेक्ट्रॉन्स के हो सकते हैं,
केवल एक का ही पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल याद करो। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, किसी भी दो के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। तो उसने 4 क्वांटम नंबर दिए हैं, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम, एक भी इलेक्ट्रॉन ऐसा और नहीं होगा जिसका यही क्वांटम नंबर हो, तो आंसर हो जाएगा 1। सर नहीं समझ आया, देखो तो सर आज हमें थोड़ा फास्ट भी लग रहा है, बट अगर आपको फास्ट लग रहा है इसका मतलब आपने रिवीजन नहीं किया है। जितना मैंने पढ़ाया है, यू नीड 3 to 4 रिवीजन इन केमिस्ट्री। अगर आपने रिवाइज नहीं किया है, असाइनमेंट ढंग से नहीं किया, आपको फास्ट लगेगा, आप फिर से जाइए पढ़िए फिर से एटॉमिक स्ट्रक्चर सेकेंड वाला। अब देखो भाई m बराबर +2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सपोज एक की स्पिन प्लस हाफ, एक की स्पिन माइनस हाफ। तो इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इस वाली सबशेल के इस वाली ऑर्बिटल में 2 होंगे इलेक्ट्रॉन, एक की प्लस हाफ एक की माइनस हाफ, तो बस आंसर क्या हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। चलो भाई ये भी हो गया। अब देखो 28 करा चुका हूं क्या? करा चुका हूं 28। भी करा दिया। अब 17 देखो, फिर से वही सवाल, देखो 17 सेम क्वेश्चन, 3 क्वांटम नंबर दिए n, l और m। तो बताओ भाई n, l और m दे दोगे तो किसकी बात करोगे? एक ही ऑर्बिटल की, और एक ही ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। तो बस ये तो क्या हो गया? ओनली 1 ऑर्बिटल। बस सर हमें डाउट था 2 सवालों में मेन। सर वो 2 सवाल है 14 और 24। सर हमसे बाकी तो हो गए थे, हम इन्हीं 2 सवालों की आस में अभी तक आपका लेक्चर बर्दाश्त कर रहे थे, वरना ये सारे सवाल तो हमने कर ही दिए थे। सर ये दोनों आपने नहीं कराए, तो बेटा ये दोनों मैं कराऊंगा बाद में। सर बाद में क्यों कराओगे, अभी क्यों नहीं कराओगे? अभी समझ में नहीं आएगा, तो जब मैं स्टार्टिंग कर पढ़ा लूंगा। इसका जो z कंपोनेंट वाला सवाल है उसको समझाने में, मुझे अकेले सवाल को समझाने में एटलीस्ट 1 घंटा लगेगा, या शायद और ज्यादा। ठीक है भाई, तो 1 से 37 हो गए। अब चलो हम करते हैं आगे। और देखो क्या पूछ रहा है, इनमें से किसकी विच ऑर्बिटल विल हैव द, ये शायद आईआईटी या नीट का सवाल है, ठीक है। 3 क्वांटम नंबर विल हैव द सेम एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो मेरी बात सुनिए, फिर से बताता हूं। जो मैंने आपको बताया था, जैसे कोई भी p ऑर्बिटल है, p d f g, s में तो एक ही होती है, कोई भी p है, सपोज 2p है, तो 2p की तीनों ऑर्बिटल्स क्या होती हैं? डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब हुआ ऑफ इक्वल एनर्जी। 2p की तीनों ऑर्बिटल्स क्या होती हैं? डीजेनरेट। डीजेनरेट मतलब ऑफ इक्वल एनर्जी। लेकिन अगर मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे तो इनकी एनर्जी क्या होगी? चेंज हो जाएगी।
इसी तरह अगर मैं 3p की बात करूं तो 3p की तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। किसी भी सबशेल की, चाहे वो 2p हो, 3p हो, 4p हो, 4d हो, 4f हो, 4g हो, 5f हो, 5g हो, एनी सबशेल की जो उसके अंदर की ऑर्बिटल्स हैं उसकी एनर्जी क्या होती है, सेम। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, लेकिन ऐसा कब होता है, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो नोट करके लिख लो पहले कि इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, in absence of electric and magnetic field, orbitals of any subshell are degenerate. Orbitals of any subshell are degenerate. Degenerate मतलब i.e. of equal energy. आगे देखो, when electric or magnetic field is applied, when electric or magnetic field is applied, this degeneracy is lifted. This degeneracy is lifted. This degeneracy is lifted. इसका मतलब क्या हो, i.e. this degeneracy is lifted, i.e. they become of different energy. ठीक है, तो देखो 39 में बात किसकी कर रहा है, सेम एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये जो अबव प्रिंसिपल हमने पढ़ा था वो किस में था, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो पहले में क्या दिया है, 1s, दूसरे में क्या दिया, 2s, तीसरे में क्या दिया है, 2p, चौथे में क्या दिया है, 3d, पांचवें में क्या दिया है, 3d। सर इसमें m की वैल्यू तो अलग अलग दी है, आप उसको कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि बेटा इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड m की वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों भाई, d में देखो 5 होंगी, -2 -1 0 +1 +2, तो पांचों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। कब, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बस ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, बी साइन होता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड। तो बस कौन किसकी एनर्जी सेम होगी, 4 and 5th। तो देखो ऑप्शन क्या बना इसमें, ऑप्शन बना इसमें डी वाला। अब देखो 40, 41, 42 ये करते हैं, 40, 41, 42, ठीक। तो देखो सिंपल सी बात है, हम लिखते कैसे थे, इधर देखो 6s 6p, इसके पहले क्या लिखते थे यहां पर बताओ, 5d, यहां पर क्या लिखते थे, 4f, यहां क्या लिखते थे, 7s 7p 6d, और यहां पर क्या लिखते थे, 5f। बोलो भाई लिखते थे कि नहीं। तो क्या पूछ रहा है, जब np भर जाएगा, np मतलब ये सपोज 6p मान लो, तो 6p के बाद अगला कौन सा बनेगा, 7s। तो अगर ये np है तो ये बताओ क्या हो गया, n+1s हो गया कि नहीं। तो बताओ np के बाद कौन सा बनेगा, n+1s, यानी कौन सा बनेगा, c वाला। 41 देखो करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है, तो करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है, देखो बी वाला। अरे यार इसको मानोगे ns, इसको क्या बोलोगे, n-2f, इसको क्या बोलोगे, n-1d, और इसको क्या बोलोगे, np। तो बताओ 41 में कौन सा आंसर आ रहा है, ये बी वाला।
और ये सेम है किसमें, अब 42 देख लो। ठीक, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका क्या हो गया, आप बाउ प्रिंसिपल लगा लो। देखो 42 है क्या, NS NP ND n-1 F n-1 D n-2 F। करेक्ट पूछ रहा है इसमें, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं, पहले ए देखते हैं, ठीक है। ए क्या, NS NP ND n-1 F। तो चलो देखते हैं, NS में वैल्यू क्या होगी n+1, सॉरी n+0, NP में क्या होगी n+1, इसमें क्या होगी n+2, इसमें क्या होगी n-1 और F के लिए 3 यानी n+2। तो ये गलत है, क्यों भाई, ये ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन खुद बताओ अगर n+2 सेम आ रहा है तो लोअर एनर्जी किसकी होगी, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा, यानी इसको यहां आना चाहिए था, ठीक है। तो ये गलत हो गया। बी वाला देखो, NS NP n-1 D n-2 F। तो ये क्या हुआ, n+0 n+1 n-1+2। तो देखो ये वैल्यू कितनी हुई, n+1 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 हो गई। तो सबसे कम इसकी एनर्जी हो गई। अब इन तीनों में बताओ पहले कौन आएगा भाई, इसका सही सीक्वेंस क्या होगा, ये यहां आना चाहिए, जिसका n, अगर n+l की वैल्यू सेम है तो एनर्जी कम किसकी होगी, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n कम होगा, तो n यहां आएगा, उसके बाद ये आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। सी वाला देखो, NS NP n-1 D n-1 F। तो ये n+0 यानी n, ये n+1, ये n-1+2, ये n-1+3। तो ये हुआ n, ये हुआ n+1, ये भी हुआ n+1 और ये हुआ n+2। इसमें देखो यहाँ पे गड़बड़ है, क्यों, अगर n+l सेम आ रहा है तो पहले कौन आना चाहिए, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है, यानी इसको पहले आना चाहिए, तो ये भी गलत है। 42 का डी वाला देखो, NS n-1 D NP n-1 F। ये कितना हुआ, n n-1+2 n+1 n-1+3। तो ये हो गया n n+1 n+1 n+2। तो ये देखो, अब ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये देखो ये सबसे हाईएस्ट है, फिर ये दोनों, फिर ये। अब इन दोनों में n+l की वैल्यू सेम है, तो पहले कौन आएगा, जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम है। तो 42 का सही क्या हो गया, डी। 43 आईटी का सवाल है। फोर्टी थ्री देखो,
देखो 43 x 3 2 माइनस 2 प्लस हाफ NLMS y 3 0 0 प्लस हाफ। पूछ रहा है किसकी एनर्जी कम है, तो भाई एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, n प्लस l पे। n प्लस n हो गया 3 प्लस 2 5 और 3, ऑब्वियस सी बात है। तो y की एनर्जी कम होगी x से, y है भी 3s और ये है भी 3d, है कि नहीं। तो एनर्जी डिपेंड्स अपॉन n प्लस l। ये कौन सा कर लिया हमने, 38 39 40 41 42 43। देखो 57 बड़ा प्यारा सवाल है। कह रहा है नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन ये होती है 2px1 2py1 2pz1। इसका मतलब क्या हुआ 1s2 2s2 एक एक करके आ रहा, कहता है ये सही है, ठीक है, और ये नहीं होती। यानी कि पूछ रहा है कि ये सही और ये गलत क्यों है, इसमें क्या गलती है। तो भाई इसमें गलती कौन कर रहा है, हुन्स रूल, इट वायलेट्स हुन्स रूल। है कि नहीं, क्योंकि हुन्स रूल के सामने पहले एक एक करके आना चाहिए था, इसमें इकट्ठे दो आ रहे हैं। इट वायलेट्स हुन्स रूल, तो ये वाला गलत है, ठीक। 57 59 देखो, ये भी आईटी का क्वेश्चन है, ये भी 59 भी शायद आईटी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि नाइट्रोजन की 1s7 नहीं होती, नाइट्रोजन की होती है 1s2 2s2 2p3। तो 1s7 क्यों नहीं होती, अगर 1s7 होती तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट होता, बताओ। अगर 1s7 होती तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट होता, बताइए आप मुझे। भाई अगर 1s7 होती तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट होता, पॉली, क्योंकि 1s तो एक ही ऑर्बिटल है, इसमें 2 रख सकते हो, 7 थोड़ी ना रख दोगे। तो इसमें जो गलती हो रही है वो गलती किसकी वजह से हो रही है, कुछ बताओ। पॉली की वजह से गलती हो रही है। तो तुम इसमें क्या गलत कर रहे हो, पॉली प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर रहे हो। ठीक है, 62 देखो, कौन सा मैं बोल रहा था, भूल गया। 62 बताओ। अब फिर से आपने मुझे बताना कौन सा आपने मुझे ये बताना इनमें से कौन सा गलत है और क्यों। पूछ तो केवल आप रहा है, लेकिन आपने मुझे सारा बताना है कि कौन सा गलत है और क्यों।
ठीक, ये गलत है कि सही? ये गलत है। क्यों? इसमें आफबाव फॉलो हो रहा है कि नहीं, पहले तो ये बताओ। आफबाव के हिसाब से ये ठीक है। क्यों ठीक है? पहले आफबाव क्या कहता है, पहले ये भरोगे फिर ये भरोगे, ये तो पूरी भरी हुई है, तो आफबाव के हिसाब से ठीक है। लेकिन हुंस के हिसाब से ये गलत है। क्यों? हुंस क्या कहता है, एक एक करके दो। ये बताओ, ये आफबाव के हिसाब से भी ठीक है और हुंस के हिसाब से भी ठीक है, दोनों के हिसाब से ठीक है। ये बताओ, ये आफबाव के हिसाब से ठीक है, हुंस के हिसाब से भी ये ठीक है, लेकिन ये पॉली के हिसाब से गलत है। क्यों? ये दोनों पॉली के हिसाब से सही है, क्योंकि ये देखो सेम स्प्रिंग का एक ऑर्बिटल में नहीं आ सकता। अब ये वाला देखो, ये आफबाव के हिसाब से ही गलत है। क्यों? आफबाव में पहले ये भरना चाहिए फिर ये भरना चाहिए, तो इसीलिए केवल सही कौन सा है, बी वाला। बाकी हर कोई थोड़ा ना थोड़ा गलत है फॉर सम रीजन और द अदर। ठीक, अब देखिए 71 एंड 72 सारी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, कई कई बार आई है। पैलेडियम 46, ठीक, आफबाव प्रिंसिपल से करोगे तो इसकी होगी 4p6 5s2 4d8। सर इतनी फास्ट आपने कैसे लिख लिया? पहली बात तो बेटा ये एक्सेप्शन है, तो याद होना चाहिए। सर हमें याद नहीं रहता, इसीलिए हमें केमिस्ट्री पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, जब पीरियोडिक टेबल कर लोगे तब ये तुम जितनी फास्ट मैंने लिखा है बस 1 सेकेंड और आपको ज्यादा लगेगा बस, और आप खटाक से लिख लोगे। चलो मान लो पैलेडियम की ये होती थी आफबाव के हिसाब से, लेकिन ये गलत थी हुंस रूल के हिसाब से, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन था। ये कई कई बार आया एग्जाम में। क्यों? क्योंकि हमेशा एक इलेक्ट्रॉन जाता है इधर से इधर, लेकिन इस केस में क्या होता है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। मुझे तो गब्बर सिंह की बात याद आती है कि दोनों के दोनों ससुरे दोनों की दोनों बच गए। तो ये देखिए सारे के सारे इसमें चले गए। ठीक, तो अब बताओ इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? एक भी अनपेयर्ड नहीं है। 40-10 का मतलब क्या हो गया, फुली फिल्ड। फुली फिल्ड, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया, डायमंड। ठीक, अब देखिए गैडोलियम वाला, गैडोलियम 64, और आपको क्यूरियम बताया था CM 96। ये 3 बार नीट में आया बेटा गैडोलियम, नीट या 3 बार जेईई में। इसका भी आपको एक्सेप्शन बताया था मैंने। इसमें क्या होता है, आफबाव के हिसाब से ये क्या होना चाहिए था, 6s2 4f8 5d0। ये नहीं होता क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा, तो F क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड। तो 6s2 4f7 5d1। तो देखो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 4f बनाओ तो F में कितने, 7, 4 5 6 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 अनपेयर्ड। और D में कितने, 5। इसमें टोटल 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ये देखो 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गैडोलियम में, याद रखना। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन आगे क्यों चला जाता है, क्योंकि क्या हो जाता है, ये हाफ फील्ड। अब देखो क्यूरियम, तो GD और CM एक ही जैसे होते हैं 96। फर्क क्या होता है, इसमें आता है 7s2 5f8 6d0, एक आगे चला जाता है, सेम होता है। ये देखो
देखो, अच्छा ये बात ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूं, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन हमने अबाउ प्रिंसिपल से लिखी है या जितनी भी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन हमने याद करी है, वो सारी की सारी किसमें रहती है? ग्राउंड स्टेट में। जो भी हमने अबाउ प्रिंसिपल से पढ़ी है या फिर जो भी हमने एक्सेप्शनल पढ़ी है कॉन्फ़िगरेशन, वो सारी की सारी किसमें होती है? ग्राउंड स्टेट में। ध्यान रखना। 86 देखो, लेंथेनम 57, तो अबाउ प्रिंसिपल से क्या होना चाहिए था? 6s2 4f1, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है। सर ऐसा क्यों होता है? इसमें तो कोई हाफ फील्ड और फुली फील्ड वाला रीजन भी नहीं है। तो मैंने आपको बताया था इसमें साइंटिस्ट लोगों में मतभेद है। 80% साइंटिस्ट कहते हैं कि ऐसा होता है और 20% साइंटिस्ट कहते हैं कि ऐसा होता है। एनसीईआरटी में ये दिया है, इसीलिए हम यही मान के चलेंगे और यही 80% साइंटिस्ट का व्यू है। जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो और हमको समझ में आएगा कि ये ऐसा क्यों है। तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है? 57th इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना, 86 57th इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है? 5d में। और ये भी एक्सेप्शन है, तो ये भी क्या है? ग्राउंड स्टेट। 81 सिल्वर। देखो कॉपर सिल्वर गोल्ड का एक ही जैसा था। कॉपर का क्या था बताओ भाई? 3p6 4s2 3d9। आबा से तो सही क्या होता था? 4s1 3d10। तो सिल्वर का क्या होगा? 4p6 5s1 और 4d10। ठीक, तो ये सिल्वर हो गया। तो सिल्वर प्लस Ag प्लस, तो हटाओगे कहां से? हटाओगे यहां से। तो यानी अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको मानोगे। पहली बात तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको मानोगे? अब फोर्थ शेल आउटर मोस्ट शेल हो गई, फिफ्थ वाली तो हट गई। अगर Ag में पूछते, बताओ Ag में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? तो Ag में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? n बराबर 5, l बराबर 0, m बराबर 0 और s क्या हो सकता है? प्लस माइनस हाफ। लेकिन पूछ किस में रहा? सपोज Ag प्लस में, तो यानी वो इसमें पूछ रहा है। तो 4d10, तो 4d10 के लिए अब देखो, अब बताओ, अब लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें से कौन सा है? तो बेटा लास्ट इन 10 में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि सारे के सारे किस में आ रहे हैं? 4d में। तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेंगे कि n क्या है? 4 और l क्या है? 2। m क्या हो सकता है? -2 से लेकर +2 और s क्या हो सकता है? प्लस माइनस हाफ। देखो ऐसे कितने हैं? देखो n बराबर, पहली बात तो C और D हो ही नहीं सकते, A या B ही हो सकता है, और उसमें भी A नहीं हो सकता, केवल B हो सकता है। तो बस आंसर क्या हो गया? B। खत्म। अब देखो 48 और 47। 47 देखो, कॉपर 29, तो कॉपर 29 क्या होता था? 3p6 4s1 3d10। ठीक, ये होता था। अब पहले तो ये बताओ कि ये अबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से तो है नहीं। अबाउ प्रिंसिपल क्या कहता था? जब तक 4s पूरा नहीं भर जाएगा तब तक 3d में नहीं आएगा। तो ये, लेकिन फिर भी एक्सेप्शन है, हमने याद किया था। तो ये किसमें था? पहले तो ये बताओ, ग्राउंड स्टेट में। ये किसमें था? ग्राउंड स्टेट में। क्यों ग्राउंड स्टेट में? देखिए जो भी एक्सेप्शन हमने याद किए हैं वो सारे के सारे किसमें हैं? ग्राउंड स्टेट में। और जितने भी अबाउ प्रिंसिपल से लिखे हैं वो सारे के सारे किसमें हैं? ग्राउंड स्टेट में। अब देखो 49 क्या नहीं, 49 नहीं, 47 कह रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कौन सा है? तो वैलेंस तो यही हुआ, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? जो वैलेंस शेल में होगा।
वैलेंस शेल में कौन सा होगा? जो आउटर मोस्ट है। आउटर मोस्ट यानी मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी n बराबर 4 और l के लिए l बराबर 0, तो m बराबर 0 और s बराबर प्लस माइनस, बस हो गया। तो पार्ट 2 में मैंने कुछ क्वेश्चन और करने हैं, 4-5 क्वेश्चन मैं और डिस्कस करूंगा। फिर मैं कल के लेक्चर में पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 पूरा करा दूंगा, ठीक है। और सैटरडे की बजाय मैं फ्राइडे को लेक्चर दूंगा, उसमें कोशिश करूंगा लेवल 2 डिस्कस कर दूं, जिससे आपका टेस्ट सैटरडे को हो तो आपकी ये पूरी असाइनमेंट हो जाए। जो सैटरडे का टेस्ट है उसमें सिर्फ ये सेकेंड वाली असाइनमेंट पे बेस्ड आएगा, बस फर्स्ट वाली असाइनमेंट पे बेस्ड नहीं आएगा। यानी पिछले टेस्ट में जो भी कुछ आया था उसमें से कुछ भी इस टेस्ट में नहीं आएगा। फिर अगले वेडनेसडे को एक आपका टेस्ट और है, उसमें क्या होगा, पिछला टेस्ट और ये टेस्ट मिलके आएगा, ठीक है। तो ढंग से करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जितने मैंने कराए हैं इनको एक बार फिर से करिएगा, ठीक है भाई। थैंक यू।